देखो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने देखिए जितना भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन था उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखा था। अब और वो क्या था, विदाउट डैम्पिंग, फ्री एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। तो फ्री एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में ही हम टॉर्सनल वाइब्रेशन देखते हैं। जैसे टॉर्सनल वाइब्रेशन खत्म होगा तो फिर देखेंगे फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे वाइब्रेशन के टाइप्स हम स्टार्टिंग में बताए थे, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन सेकंड वाली यूनिट में पढ़ेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। सबका इक्वेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो कभी कभी ये पहचानने के लिए आ सकता है कि अब आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा वाइब्रेशन, किस टाइप के वाइब्रेशन। तो पहले टॉर्सन देखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाले टॉर्सनल वाइब्रेशन। टॉर्सनल वाइब्रेशन में यानी कि वाइब्रेशन अगर है तो मुझे तो इक्वेशन वही निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब एक कोई सा केस ले लेते हैं, मान लो कि ये केस ले ले, थोड़ा समझना इसको। इसमें साफ ये साफ है और इस साफ से एक रोटर अटैच है, डिस्क। इस साफ से एक रोटर अटैच है। ये रोटर है, मान लो ये मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर का ऐसा। और जो इसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग एंगल थीटा है। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ लिया है यहां से एल, ये बना लिया, यानी क्या हुआ, हमने शाफ्ट को मासलेस लिया है। The shaft be assumed to be massless. If the disc is given a twist about its vertical axis, मतलब this be the vertical axis, इसको मान लेते हैं vertical, shaft का axis, इसका भी axis, this is the vertical axis, and then released, it will start oscillating above the axis and will perform torsional vibration. यानी इसको ये रोटर, जैसे मान ले अपने पास एक रोटर, उसको हमने क्या किया, रोटेट, घुमा दिया। ये इमेजिनेशन हुआ तुम लोगों की, नहीं हुआ? ये इमेजिनेशन हो रहा है कैसे, एक शाफ्ट है समझ लो, वर्टिकल शाफ्ट, और उसके नीचे में एक डिस्क लगा दिए, और डिस्क को पकड़ करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए, फिर छोड़ दिए, ट्विस्ट अपने पोजीशन पे जाएगा, फिर रिफॉर्म हो जाएगा। ये इमेजिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ फिर से, जल्दी बताओ, इमेजिनेशन कर पाए इसको? यस सर, सब बता दीजिए एक बार और। चलो देखो, देखो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ दूसरे वाले से, देखो दिखा, दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, देख पा रहे हो मुझे कि नहीं? नो सर। वीडियो तो ऑन करा, देखो। नहीं दिख रहा है वीडियो? सर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। देखो मान लो ये रोटर, मान लो ये शाफ्ट है, और शाफ्ट पे हमने एक डिस्क
ये लगा लिया, इसको हमने, इसको फिक्स है तो इसको हो जाएगा ऐसे और ऐसे मूव करेगा, यही किया हुआ है, ठीक है ना, यही उसने मूवमेंट करके रखा है। यानी तो फिर से शेयर करने के, यानी ऐसा था, इस पे इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट, फिर अपने पोजीशन पे इसकी ट्विस्टिंग चालू हो जाएंगे, यही अपन दिखा रहे हैं उसके, इसकी ट्विस्टिंग चालू हो गई, ठीक है। तो अब जब ट्विस्टिंग चालू हो गई तो उसको देखते हैं बनाना है। तो हमने थीटा से इसको ट्विस्ट कर दिया, मान लो हमने इसको कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर क्या इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, फिर इस पोजीशन पर आ और थीटा यानी ये थीटा, इसके बीच में इसके वाइब्रेशन होना चालू, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट हो जाएगा। अब इसी का एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है। बताऊं आगे, ये सब को इमेजिनेशन हुआ तभी बनेगा आगे। यस सर। देखो, लेट the shaft is assumed to be massless, शाफ्ट को मासलेस मानना है। Now if the disc is given a twist, about its vertical axis, and then released, it will start oscillating about the axis and will perform torsional vibration, perform torsional vibrations, ठीक है। ये तो वही चीज जो अपन बता रहे थे। नाउ जो पैरामीटर है, लेट I be the moment of inertia of this, पैरामीटर ले लें। नाउ लेट तो लीजिए थीटा इक्वल टू, थीटा से पहले थीटा, थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the disc from its equilibrium position at any instant, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद यानी कि जहां पे इसको ट्विस्ट किया
और ट्विस्ट करने के बाद ये रुक गया है जिस कंडीशन पे जाके, उसको थीटा बोलता है। I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, moment of inertia of disk. Now again let सेरोफले एक बार तो लिख चुके, आई हो गया। Q इक्वल टू, कभी Q है कभी KT लिखा हुआ है, टॉर्सनल वाइब्रेशन का स्टिफनेस, बोथ जो लिखा रहेगा। Q इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस, कहीं पे KT भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं Q भी लिखा हुआ, उससे कोई अंतर नहीं, जो लिखा हो। Q इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट। जैसे अपने पास देखो, थोड़ा यूनिट बता सकते हो, ये होता था के स्प्रिंग का बेटा, तो के क्या होता था, स्प्रिंग स्टिफनेस, और इसका यूनिट क्या होता था, बताओ के का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे टॉर्सनल स्टिफनेस अगर हम क्यू बोलेंगे तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यानी इसको निकालेंगे तो कैसे होगा, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द शाफ्ट पर रेडियन विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसा ही ना, यानी ये थीटा ये है पर रेडियन, एक रेडियन के लिए टॉर्क, जो फोर्स यहाँ काम करता है रोटेशनल में जाकर के वो टॉर्क काम करता है, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। ऐसा फुटनोट लिख लो, रोटेशनल लीनियर रोटेशनल, लीनियर में जो मास है, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां लीनियर एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ रेडियल, रेडियन में थीटा, एक्स डबल डॉट, सॉरी एक्स डॉट लिख लो, थीटा डॉट एक्स डबल डॉट थीटा डबल डॉट, और जो यहाँ फोर्स काम कर रहा है इसमें टॉर्क हो जा रहा है। तो यहाँ स्प्रिंग स्टिफनेस न्यूटन पर मीटर था, यहाँ पे होगा टॉर्क स्टिफनेस, यानी कि एंगुलर जो मैं टॉर्सनल स्टिफनेस इक्वल टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द शाफ्ट पर रेडियन विद इन इलास्टिक लिमिट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, विद इन इलास्टिक लिमिट। यदि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा, वाइब्रेशन फिर जाके आफ्टर सम टाइम वाइब्रेशन सीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट लिख सकते टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट इक्वल टू torque required to twist the shaft per radian within इलास्टिक लिमिट्स। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आने लगे, क्योंकि स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, तो आजकल शाफ्ट ही पूछ रहा है, वाइब्रेशन निकालना एम्पलीट्यूड है, केवल नॉलेज होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलास्टिक लिमिट का फॉर्मूला क्या होता, टॉर्सन के केस में जी जे बाई एल, याद होगा।
G, capital G, J by L, where G be the modulus of rigidity of shaft material, J polar moment of inertia of the shaft cross section, और लास्ट में L तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन फाइंड आउट ही करते हैं कितना उसकी L, तो लेंथ दिया रहेगा, L लेंथ है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों अगर G इलास्टिक लिमिट है तो इलास्टिक लिमिट के कंडीशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा आपने। G J by L लिख सकते हो उसमें थोड़ा सा, where capital G equal to modulus of rigidity, नाम सुने हो कि नहीं सुने, modulus of rigidity? Yes sir. Yes sir. इसमें टर्म में कि टर्म में? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सुना है सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल दिया रहता है क्वेश्चन में, कांस्टेंट रहेगा पूरे क्वेश्चन में। J इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट क्रॉस सेक्शन, पोलर मोमेंट ऑफ inertia of the shaft cross section. अब इसमें हम निकालते हैं टोटल टॉर्क कितना लिखना है। At any instant, the torque acting on the disc are inertia torque minus I theta, theta double S. Now, at any instant, the torque acting on the disc are inertia torque and resisting torque, दो चीज, inertia torque and resisting torque on the disc are inertia torque, अगर I थीटा टॉर्क, I डबल थीटा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा तो इनर्शिया टॉर्क होगा माइनस आई थीटा डबल डबल डॉट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द रेसिस्टिंग टॉर्क, रेसिस्टिंग रीस्टोरिंग कर लिख लो इसको, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू हो गया माइनस क्यू थीटा। इसमें किसी को डाउट कुछ समझने में कि नहीं हुआ, इमेजिनेशन में? सर इनर्शिया टॉर्क का साइन बता दीजिए वैसे तो। साइन क्यों लिया हुआ है सर? ये डिस्क, दो डिस्क हम बनाते हैं, दो डिस्क बना लेते, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी ये चीज आएगा, मतलब डेरिवेशन जो बता रहे होंगे सेम ही डिस्क है, अलग अलग नहीं है, वही जो अपन लिया था उसको है। यानी इस पे आपने ट्विस्ट किया, मान लो इस पे हमने ट्विस्टिंग इस तरह से कर दिया, ये ऐसा है, और इसकी ट्विस्टिंग आपने टॉर्क लगा दिया, इसको ऐसा कर दिया थीटा से ऐसा।
यानी जिसका मैग्नीट्यूड है आई थीटा डबल डॉट। तो इस पे जो ऐसा करने के बाद इस पे रिस्टोरिंग जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड वो कैसा है, अगर ये इस टाइप का है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, अपोजिट होगा ना। जैसे स्प्रिंग में फोर्स लगाते थे, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाते, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है उसमें, अपोजिट। तो ये अगर इसको इस तरह से मूव कर रहा है, इसका मतलब जिसमें रिस्टोरिंग है उसका मैग्नीट्यूड ऐसा, और ये हो गया क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा, क्योंकि एक साइन अगर मान लो इसको हमने क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। ये आया समझ में, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? नो सर। हाँ, यानी कि ये था बेटा, ये इसको हमने ट्विस्ट कर घुमा दिया, तो घुमाकर इस पोजीशन पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये शिफ्ट होके ये मान लो ये पोजीशन ए यहाँ पे आ गया है ये पोजीशन, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया और उसका टेंडेंसी अपोजिट इस टाइप का है। इसको हमने अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऑलवेज inertia torque या inertia force acts opposite to the torque developed, यानी कि अगर इसमें ये मास दिया हुआ है, इस पे फोर्स लगा दी F, उसके लिए ma अगर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ तो इनर्शिया फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं इनर्शिया फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चालू हो जाता है। यानी कि ये जिस समय तुम ये टॉर्क जैसे तुमने लगाए होगे उसी टाइम में इनर्शिया, इस जो टॉर्क है मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जो आप लगा रहे हो, कोई अपने टॉर्क थोड़े से लगा दिया तो मोमेंट और रिमूव कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन ऐसा ही डायरेक्शन में इनर्शिया लगा और इसको आई डबल थीटा डबल डॉट लिया। यानी कि जिस साइड में आप टॉर्क लगाते हैं इनर्शिया उसके अपोजिट में वर्क करता है। कहने का मतलब है कि अगर ये सिस्टम दिया हुआ मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है यहाँ से, तो इसमें फोर्स अगर तुमने लगा करके यहाँ पे इसका मास है तो एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन यदि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो इस पे लगने वाला इनर्शिया फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, इनर्शिया ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द, जिसमें आपने फोर्स लगाया या टॉर्क लगाया उसके अपोज करता है इनर्शिया हमेशा, इसलिए हमने इनर्शिया वाले को माइनस लिया। यहाँ पे होता टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क तो लिखते आई थीटा डबल डॉट। हमने इनर्शिया लिखा है तो उसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन वो ऑलवेज एक्ट करता है, इसलिए माइनस लिया। ठीक है, बताऊं आगे, इसे कुछ पूछना? नो सर। तो अब जब क्वेश्चन बनाएंगे, अभी जब डैम्पिंग लगाएंगे तो हमेशा आप इनर्शिया को कैलकुलेट करें। इनर्शिया से इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, सब एक ही साइड से रहता है उसमें, तो लगने वाले जिस फोर्स को आप कैलकुलेशन करना है कर सकते हैं। अगर इसको करते तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते, इसको करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, जिसको तुम्हें ऐड करना है लेकिन लिखना पड़ेगा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब लिख लेते हैं, चलो एक लाइन नोट करके तुम लिख ही लो इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन हैव बीन यूज्ड as both of this torque act opposite to the angular displacement, opposite to the angular displacement. Note, negative sign have been used as both of this
torques and opposite to the angular displacement. For equilibrium, sum of all torques acting on the disk must be 0. For equilibrium, sum of all terms acting on the disk must be 0. लिख लो दोनों को. So I double dot plus q theta equal to 0. माइनस माइनस दोनों है, माइनस को कॉमन ली, 0 हो गया दोनों. सर सम ऑफ क्या लिखा है सर वो? हाँ पे सर इक्विलिब्रियम sum of all terms, sum of all terms acting on the disk must be 0. Sir. Minus I theta double dot plus q theta equal to 0. Sir. बोलो. सर डिस्क पे जो अपन ने जो टॉर्क लगाया था वो भी होगा ना सर उस टाइम पे, सेम टाइम पे इनर्शिया टॉर्क क्या? तो उसी टॉर्क का इनर्शिया तो ले लिया ना, दोनों में से एक ही काउंट करेंगे, या तो इनर्शिया लेते हैं या वो लेते हैं, नहीं तो हमेशा वो 0 हो जाएगा. यानी ऐसा समझो ना, ये जैसे बॉडी है इसको ये समझो, इनर्शिया तुमने अभी पढ़ा होगा जस्ट डायनामिक्स ऑफ मशीन में फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ इनर्शिया के बारे में. इस पे कोई फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू ma डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतने ही मैग्नीट्यूड का इस बॉडी पे एक इनर्शियल फोर्स लगना चालू हो गया. ठीक है ना, ये जो फोर्स लगा उसका इफेक्ट है इनर्शिया फोर्स, दोनों मिलकर के 0 नहीं है. यानी करोगे सर इसका इस डायरेक्शन में तो हमेशा ऑलवेज 0 है. जितना ये कर रहा है उतना ही उसको जो सोपन करता है, सेकंड लॉ ये बता रहा है अपने पास कि जितना ये फोर्स डेवलप हो रहा है, कुछ तो इनर्शिया डेवलप हुआ, उतना ही इनर्शिया उसका अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है. एक्सीलरेशन बढ़ाते जाओगे इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा, ये होता है. तो ये अगर ये और ये दोनों का इसी का इफेक्ट है, ये इसी का इफेक्ट है, ये दोनों में से एक ही काउंट करते हैं, दोनों नहीं काउंट करते हैं, तो हमेशा 0 हो जाएगा वो. यानी अगर यहाँ पे कोई ले दिया फोर्स तो इस पे mg ऊपर और नॉर्मल फोर्स, यहाँ से अपन काउंट करते हैं, इफेक्ट है ना, कोई एक सा काउंट, दोनों का वैल्यू इक्वल ही है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg के बराबर है, ऐसा ही होता. तो इसलिए दोनों में, दोनों ने साथ में, उसी का इफेक्ट है वो. अगर वो फोर्स 0 कर दे तो ऑलरेडी इनर्शिया 0 है, उसी का तो इफेक्ट लिया है. या तो इनर्शिया काउंट करें या जो तुमने टॉर्क डेवलप किया वो काउंट करो, दोनों में से कुछ भी काउंट कर सकते हो, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. यानी ये लिख सकते हो कि आई थीटा डबल डॉट ये अपने पास है इक्वल टू माइनस क्यू थीटा, ऐसा लिख लो. ये फोर्स था अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डेवलप एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा लिखिए. इसको ले वो, फिर से वही क्वेश्चन आया बन के, दोनों में से कोई एक, या तो डायरेक्ट वो ले साइन के साथ या उसका इफेक्ट ले ले. ठीक है, इसलिए वो नहीं लिया, ये तो ऑलवेज कट करके 0 हो जाएगा. आया समझ में? यस सर, आ गया सर. अब यहां से निकाल लीजिए थीटा डबल डॉट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन q by I theta equal to 0. This is the equation of simple harmonic motion. Equation of simple harmonic motion. ऐसा ही होता. यानी कि टॉर्सन के केस में भी हमने वही इक्वेशन जनरेट करके लाया जो इससे पहले रोटेशन के केस में लाया था, ट्रांसलेशन के केस में लाया था. इसके केस में भी हमने वही लाया, उसी को एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन. तो अब ओमेगा एन हो गया आपके पास.
ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई आई। सो ओमेगा एन इक्वल टू क्यू बाई आई का स्क्वायर रूट। नाउ एफ एन फाइनली 1/2 pi q by I। वन बाई टू पाई क्यू बाई आई, ये निकल गया। क्यू कैसे निकालेंगे, हमने दे दिया था। क्यू कैसे निकालते हैं, जेल बाई एल का वैल्यू, वहां से क्यू निकल जाएगा। किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। अब डाउट नहीं है तो अब हम एक बार ये भी डेरिवेशन आ गया था कि अगर शाफ्ट में मास दे दें तो क्या होगा। अभी हमने क्या लिया था, शाफ्ट को मासलेस कंडीशन ही था, यहाँ पे कंडीशन शाफ्ट इज assumed to be massless condition। शाफ्ट भी assumed to be massless, उसको मासलेस मान के रखा है। लेकिन अब मास मान लेते हैं तो क्या होगा। एक फॉर्मूला जिसको ट्रांसवर्स का याद हो गया ना, वो सब याद कर लिया, केवल उसको सेट करना है। ये एक तरीका है इसका। देख ले, इनर्शिया इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द शाफ्ट। मास ऑफ शाफ्ट, let I1 equal to moment of inertia of shaft omega equal to angular acceleration of free। वैसे अपन क्या लेते थे, स्प्रिंग का मास लेते थे, मास लेट m1 विद द मास ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे ओमेगा ले रहे थे तो वहां फ्रिंड का वेलोसिटी भी माना था। यहाँ सिमिलर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड। अब इसको बनाना है तो फिर से एक एलिमेंट्री पार्ट इसी में ले लूं। चलो यहाँ पे एक नया बना देता हूं, यानी जो रिंग था उसका एलिमेंट्री पार्ट अब कट करना पड़ेगा। ये इस तरह का है। पहले वाली सेम क्वेश्चन मान लो, ये थीटा से अपन डिस्प्लेस करा, ये लेंथ इसका एल लिया था, इसमें भी एल ले लेते हैं। अब कोई एलिमेंट्री पार्ट y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री पार्ट डेल वाई कट कर लिया। कोई वाइड पे जूम किया,
क्योंकि अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का पूरा। जो अपन ये एलिमेंट्री पार्ट लिया है इसी को राइट डाउन कर लें। कंसीडर an element of length del y at a distance y from the fixed int y from the fixed int, then यानी फिक्स्ड int से y लिया, kinetic energy of element equal to half into moment of inertia of element moment of inertia of element into angular velocity का स्क्वायर। हाफ इंटू I1 माना है डेल वाई बाई एल, टोटल का एल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेल वाई का डेल वाई बाई एल, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा माना है कहां पे, टिप पे, तो हो जाए ओमेगा वाई बाई एल। किसी को कोई डाउट तो बताना। सर बोलो। सर बस यही डाउट है कि सर आपने ये जो I1 del y by L और सर ये ओमेगा y by L लिखा, सर ये कैसे लिखा, बस इतना सा बता दें। देखो ये टिप पे वैसे ही जैसे स्प्रिंग की केस में लिया था वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी है, मतलब इसका एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी है। जब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे तो जीरो है ना, तो यहाँ से ले लिया है वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस एलिमेंट्री पार्ट है, तो वाई डिस्टेंस पे कितना होगा, क्योंकि जीरो से लेकर के ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो वाई डिस्टेंस पे ले लेता हूँ, एल पे ओमेगा था ऊपर से, सो वाई पे ओमेगा बाई एल इंटू वाई हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। क्या यस सिमिलर केस उसके लिए भी लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, क्योंकि टिप I1 डेल ओमेगा डेल बाई एल यानी टोटल जो एल लेंथ है उस लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश माना वही तो है टोटल लेंथ एल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया इतना, I1 दिया हुआ है, अरे ये रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ है जिसका लेंथ एल है, तो इतना छोटा पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वही तो लिया डेल वाई, यानी एल लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो डेल वाई का कितना होगा I1 बाई एल इंटू डेल वाई, वही लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी को सॉल्व तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शाफ्ट, ये तो एलिमेंट्री पार्ट का था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ शाफ्ट 0 to 1 half I1 L y by L ओमेगा स्क्वायर y by L ओमेगा को होल स्क्वायर dy, एलिमेंट्री के लिए डेल वाई के बदला में dy लिख लिया, इंटीग्रेशन में ले गए। जो कांस्टेंट पार्ट है I1 ओमेगा स्क्वायर
2l square 0 to l y square dy. I1 omega square 2l cube ये हो जाएगा l क्यू बाई 3 कर दिया इंटीग्रेट, वैल्यू में फिट कर दिया 1/3। हाँ सर वो 2l स्क्वायर है सर, l क्यूब नहीं है। हाँ एल स्क्वायर, सॉरी ठीक है एल स्क्वायर। एल क्यू हो ना, ऊपर में गलत लिखा गया ना, एल क्यू हो जाएगा नहीं, एल स्क्वायर Yes, यहाँ sir. से एल क्यू हो Yes, जाएगा sir. अपन गलत। 1/3 इंटू 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख लिया 1/3 इंटू हाफ इंटू ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग, वहां भी वैसा ही निकला था स्प्रिंग के केस में, इंटू I1 के बदला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड का स्क्वायर, यानी टोटल मास के बदला में, यानी हम ये लिख सकते हैं कि उसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा वो उसके फ्री एंड का ओमेगा तो पता रहेगा ना कि कितना से रोटेट कर रहा है, 1/3 हो गया, 1/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मास अगर सॉरी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि I1/3 प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ शाफ्ट। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना तो उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द mass, actually due to the inertial mass present in the shaft, उसके चलते जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हुआ, अगर उसका I1 मैग्नीट्यूड निकला वो तो निकल जाएगा, क्योंकि शाफ्ट में तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वहां से निकल जाएगा, उसका 1/3 मानेंगे कहाँ पे, फ्री एंड पे, एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा जैसे कि स्प्रिंग में था, दोनों का सेम फॉर्मूला आ रहा है, रिलेट कर सकते हो आप। सो the moment of inertia of the disc is increased by an amount equal to 1/3 of that of the shaft. So Fn final frequency 1/2 pi Q by I plus I1/3 निकल के आ गया फॉर्मूला, when I1 be the moment of inertia of the shaft and I be the moment of inertia of the rotor. ठीक है, इसका मतलब
इसमें है स्टिफनेस दिया है, टॉर्सनल स्टिफनेस का बात कर रहे हैं। तो शाफ्ट को भी पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, शाफ्ट को भी सीरीज में कनेक्ट होता है। और ये तुमने पढ़ लिया होगा पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हो ना, कि नहीं पढ़े हो? शाफ्ट का पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। सर वहां तक पहुंच नहीं पाया था सिलेबस। अच्छा चलो, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, चल स्प्रिंग की तरह है, बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से अपन बना देंगे कि पहचान लेंगे कि शाफ्ट किसमें है, मतलब पैरेलल की सीरीज। जैसे वैसा भी है, ये पहले समझ गया। चलो एक क्वेश्चन ये पहले समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो बताओ, फिर एक क्वेश्चन अपन बना। किसी को कोई डाउट तो बताओ, क्योंकि आजकल इसी पे क्वेश्चन आता है। थोड़ी सी अलग टाइप का है, स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ता है इसको, जैसे छूट गया ना, हर जगह पे छूटता है, स्टूडेंट छोड़ देता है या छूट जाता है यहाँ पे। बताऊं क्वेश्चन? यस सर। इतना का पीडीएफ तो आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चंस ऑन टॉर्सनल वैल्यू। टॉर्सनल वाइब्रेशन। आप सीरीज कनेक्शन और सबका कंसेप्ट क्लियर करना है इसमें। समझो कि अपन कनेक्शन भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार पढ़ाने का बेटर है कि हम बता रहे हैं। determine the frequency of torsional vibration of the disc shown in figure. If both the ends of the shaft are fixed and diameter of shaft (40 mm). Now the disc has a mass of has a mass of 90 kg and a radius modulus of rigidity for the shaft materials as 85 giganewton per meter square. L1 equal to 1 meter and L2 equal to 0.8 meter. So
ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ। L1 L2 मास m, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ एक किस में पैरेलल की कनेक्शन की सीरीज पैरेलल पैरेलल है, वही रूल चलेगा इसमें भी, जो इससे पहले वाला था वही रूल चलेगा जो इसमें है, दोनों में सेम चलेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों में सेम रूल, जो पैरेलल था इसमें भी सेम रूल चलेगा। तो पैरेलल कनेक्शन है, तो पहले हमें मास दिया है, जी का वैल्यू दिया है, तो यहां से आर के भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के आर एम के स्क्वायर लिखा हुआ है, सारा का सब कुछ दिया है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ 0.4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, निकल जाएगा ना यहाँ से, तो फॉर्मूला एक बार देखना बना के, और टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट Q इक्वल टू हो जाएगा, अगर Q का Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, अब Q1 का प्लस Q2 में G सेम ही रहेगा, एस कैपिटल G, J सेम ही रहेगा, L1 L2 चेंज होगा, वहां से Q निकालोगे और 1/2 पाई Q बाई I के वैल्यू में पुट करोगे तो निकल जाएगा। बना के देखना, सारा डेटा दिया हुआ, कुछ डाउट होगा तो बता रहा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, बना के तो देखना। ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा क्वेश्चन छूट गया था लो सर, और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यही से जो क्वेश्चन है, नहीं सर, वो ऊपर की जो एक लाइन थी वो रह गई थी, बाकी नीचे का लिख लिया। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी वही तो लिखा है, इससे पहले वाला का बोल रहे हो क्या? नहीं सर, इसका ही, ये वाइब्रेशन वाली लाइन रह गई थी, वाइब्रेशन लो ऑफ दिस लिख रहा हूँ सर। एक दो क्वेश्चन और क्या इस पे अब आता है, बहुत सारे गेट में क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, सारे जगह आ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी यूज हो गया है बच्चों को, यानी ये भी उसको पैरामीटर पता होना चाहिए, इसलिए अब क्वेश्चन पूछता है। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा ना IIT JEE एडवांस में आता था, मेन में भी आता था कि अगर क्वेश्चन आया तो मान लो क्वेश्चन आएगा, उसमें फंक्शन कौन सा है, ट्राइगोनोमेट्री में डिफरेंशिएशन बनाना है, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया है, उसको क्वाड्रेटिक बना दिया है, 3-4 मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होता था, क्वेश्चन निकल करके आता था। अगर मान लो किसी को पीरियड ही निकालना रहता था, वहां भी होता था ना पीरियड निकालना है, अगर निकालना है तो 3-4 एक दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ट्राइगोनोमेट्री दे दिया, उसके अंदर में ट्राइगोनोमेट्री अगर tan थीटा है, थीटा के बदला में e⁻x एक्सपोनेंशियल दे दिया, log x दे दिया, और आपको निकालना है तो सबको निकालना पड़ता था। तो अब क्वेश्चन में ऐसे इतना ट्विस्ट तो 4-5 का नहीं है, लेकिन 2-3 टॉपिक तो आता है। हो गया डाउट डन बेटा, लिख लिया? यस सर, यस।